अगर हम बच्चों में मेंटल हेल्थ की बात करें तो उसकी अवेयरनेस आज भी कम है। बच्चों में जब हम देखते हैं एकेडमिक चैलेंजेस, सोशल एस्पेक्ट से रिलेटेड चैलेंजेस, इमोशनल चैलेंजेस, अभी भी हम उनके बिहेवियर पे फोकस करते हैं बिना जाने समझे कि वो क्यों हो रहे हैं और उसके पीछे क्या कारण हो सकता है। इन्हीं चीज़ों को समझने के लिए ज़रूरी है कि हम बात करें चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मेंटल हेल्थ के बारे में, और ये सीरीज़ हमारे चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मेंटल हेल्थ से रिलेटेड क्लिनिकल डिसऑर्डर्स के बारे में होगी। आज हम एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट माने कि बच्चों को एक एडिक्वेट सस्टेन्ड तरीके से ध्यान केंद्रित करने में दिक्कत आ सकती है। हाइपर एक्टिविटी माने कि बच्चे कहीं ना कहीं एक मोटर ड्रिवन बिहेवियर, इधर भागना उधर भागना, एक जगह पे बैठे ना रहना, बाकी बच्चों को तंग करना, लाइन में ना खड़ा हो पाना, इस तरह के कुछ क्लिनिकल फीचर्स जो है बच्चे दिखाते हैं। इससे पहले कि हम उसके बारे में बात करें, ये समझते हैं कि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर एक नॉर्मल बच्चे के बिहेवियर में जो हम देखते हैं कि थोड़ा हाइपर एक्टिविटी हो सकती है, बच्चे ज़रूरी नहीं है हर बार किसी चीज़ पे ध्यान अच्छे से दें, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। सो डॉक्टर आस्तिक, आप थोड़ा बताइए हमें, व्हाट इज द डिफरेंस एंड हाउ अ पेरेंट और अ टीचर कैन फिगर आउट द डिफरेंस बिटवीन अ चाइल्ड शोइंग अ नॉर्मल behavioral aspect of being active or overactive, as one may call it, and actually having symptoms of attention deficit hyperactivity. तो जहाँ तक हम बात करें इनअटेंशन की, तो बेसिकली फर्स्ट वी हैव टू डिस्टिंग्विश कि वो वेदर इट इज क्लिनिकल, वेदर इट इज साइकोलॉजिकल और वेदर इट इज नॉर्मल बिहेवियर। पेरेंट्स और टीचर्स को ये जानना जरूरी है कि बच्चा कब बच्चे को हेल्प रिक्वायर्ड है वर्सेस कब बच्चे को हेल्प नहीं रिक्वायर्ड बाय अ ट्रेन प्रोफेशनल। उसके लिए अगर बच्चे की डेली फंक्शनिंग में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ड्यू टू दैट इनअटेंशन, then it is the likelihood of the child benefiting from a trained professional is higher. So आप कह रहे हैं जब डेली अटेंशन में दिक्कत आती है तो उनके डे टू डे फंक्शनिंग में दिक्कत हो सकती है। माने कि फॉर एग्जांपल इन अ क्लासरूम सेटिंग बच्चे को दिक्कत हो सकती है कि टीचर पढ़ा रही है और बच्चे का ध्यान कहीं और है। क्लासरूम से रिलेटेड अगर कुछ काम है तो वो इनकम्प्लीट रह जाता है। हम ये भी देखते हैं कभी कभार कि बच्चे क्लासरूम से बाहर देख रहे हैं या बाकी बच्चों को तंग कर रहे हैं, काम उनका इनकम्प्लीट रह जाता है। उसी तरीके से हम घर पे भी कुछ चीज़ें देखते हैं, पेरेंट्स देखते हैं, बार बार वो उनको बोलते रहते हैं कि आप बैठो, ध्यान दो, फोकस करो, पर वो कर नहीं पाते। इस तरह के आप सिम्टम्स के बारे में बात कर रहे हैं जी। सो घर पे और हम क्या चीज़ें हैं जो देख सकते हैं, मतलब अलग अलग सेटिंग में। सो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट वन सेटिंग, you are saying in various settings we see that the child is showing some symptoms of inattention. Correct. So the problematic behavior या फिर वो inattention की वजह से problem across various settings is important for the clinical diagnosis of ADHD because it is sometimes hard to distinguish कि वो अगर वो एक ही setting में if the child is inattentive, it might be due to various other problems such as कोई social कोई difficulty हो, या फॉर एग्जाम्पल अगर उसका स्कूल में मन इसलिए नहीं लग रहा है बिकॉज ऑफ पीयर बुलिंग या फिर ऐसी कोई चीज़ हो सकती है जो उसके स्कूल की फंक्शनिंग को इम्पैक्ट कर रही हो, पर बच्चा घर पे अटेंशन दे पा रहा है, देन it would be beneficial for to look into what is the problem at school. So आप ये कह रहे हैं कि it is not to do with any particular interpersonal या emotional aspect. It is more to do with the neurodevelopmental aspect, जिसकी वजह से हम ये देखते हैं कि inattention in all the settings somewhere is difficult. Apart from let's say कि बच्चे को किसी चीज़ में अगर इंटरेस्ट है in the form of a game or in the form of any other thing apart from academics that the child does, उसमें हम फिर भी देख सकते हैं कि बच्चे को थोड़ा सा अटेंशन बच्चा दे पाता है। लेकिन हम एक बिहेवियरल एस्पेक्ट ये भी देखते हैं कि हो सकता है आसानी से किसी पर्टिकुलर हॉबी को या इंटरेस्ट को भी जल्दी से छोड़ दें, उसमें भी आफ्टर अ पर्टिकुलर ड्यूरेशन दे आर नॉट एबल टू गिव अटेंशन। करेक्ट।
सो ये हो गया हमारा अटेंशन डेफिसिट। अगर हम बात करें हाइपर एक्टिविटी की, एंड ये अक्सर होता है कि पेरेंट्स को, आपको, टीचर्स को ये लग सकता है कि ये बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव है और ये एक जगह पे बैठ नहीं रहा, तो हो सकता है कि इसको हाइपर एक्टिविटी की दिक्कत ना हो। बट बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे एक्टिव होते हैं, उनके अंदर एनर्जी काफ़ी होती है, तो उस चीज़ को अगेन हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे दैट दिस इज़ अ चाइल्ड हु इज़ जस्ट मोर एक्टिव and perhaps have more energy and is going around here and there versus a child actually showing hyperactivity as a difficulty and is showing and it is affecting its functioning. So डॉक्टर आस्तिक, उसमें क्या क्लिनिकल फीचर्स आप देखेंगे अगर हम स्कूल में, घर में अगेन डिफरेंट एस्पेक्ट्स की बात करें, हाइपर एक्टिविटी एंड इम्पल्सिविटी की? तो ADHD का जो देयर आर वेरियस सब टाइप्स। एक जैसे इनअटेंटिव सब टाइप हो गया, सेकेंड एंड थर्ड जो है वो है हाइपर एक्टिव इम्पल्सिविटी सब टाइप एंड कंबाइंड प्रेजेंटेशन। तो हाइपर एक्टिव अगेन हैज टू बी अक्रॉस वेरियस सेटिंग्स। तो अगर बच्चे का जो मोटर फंक्शन है, या बच्चा अगर क्लास में इसलिए नहीं ध्यान दे पा रहा क्योंकि वो उसके मोटर फंक्शन या उसके जो मूवमेंट्स हैं वो आउट ऑफ कंट्रोल हैं, वो बैठ नहीं पा रहा एक जगह, वो टिक नहीं पा रहा, वो इसकी वजह से वो काफ़ी बार इम्पल्सिव एक्ट्स कर देता है, जैसे क्लास के बाहर चले जाता है विदाउट एनी क्यू, देन इट हैज़ टू बी लुक्ड इनटू। यही चीज़ अगर वो घर पे भी कर रहा है एंड ये कंसिस्टेंट है अक्रॉस वेरियस फॉर्मेट्स, तो फिर इट मे नीड साइकोसोशल और मेडिकल इंटरवेंशन। सो हम यहाँ देख रहे हैं कि जनरली बच्चे जो बहुत फिजिडिटी और रेस्टलेस होते हैं, सो अगर बैठे हैं तो बैठते बैठे कुछ उनकी एक्टिविटी बिहेवियर में आ रहा है, या बैठे हैं तो टैप कर रहे हैं फुट को और करे जा रहे हैं, रेस्टलेसनेस हो रही है, एक जगह पे टिक के नहीं बैठ पा रहे हैं, साथ ही साथ बहुत जल्दी से अपनी सीट से उठ जाते हैं, तो क्लासरूम में एक सीट पे नहीं बैठ पाते हैं। इवन अगर लाइन में कहीं खड़े हैं तो वहाँ पर लाइन में क्यू में खड़े नहीं हो पा रहे हैं, इधर भाग रहे हैं उधर भाग रहे हैं। कभी कभार इट कुड ऑल्सो बी द फैक्ट कि जहाँ पर जब वो जा रहे हैं, इट कुड ऑल्सो बी कैन बी हार्मफुल फॉर देम ऑल्सो, बिकॉज मोटर एक्टिविटी इतनी ज़्यादा है टू थिंक ऑफ द कॉन्सिक्वेंस कि ये चीज़ उनको हार्म कर सकती है, तो कहीं चढ़ जाना, कहीं पर चले जाना, वो सारी चीज़ें भी हम देखते हैं। फिर हम ये भी देखते हैं दैट इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक देयर ऑन द गो। साथ ही साथ जब हम इम्पल्सिविटी की जो आपने बात करी, हम ये देख रहे हैं इसमें कि बहुत ज़्यादा बोलना, क्वेश्चन पूरा होने से पहले बीच में इंटरप्ट कर देना, आपस में लोग बात करें तो बीच में बार बार चीज़ों को बोलना, क्लासरूम में जैसे हम देखते हैं बार बार हाथ इकट्ठा खड़ा करना या आंसर बहुत ज़्यादा दे देना या सवाल बहुत ज़्यादा पूछना, विच कॉजेज अगेन अ काइंड ऑफ अ डिसरप्शन। So interruption, intrusion in terms of the impulsivity, and again getting into activities or some actions that can have some consequences without thinking about it. डॉक्टर आस्तिक, आप थोड़ा ये बताएंगे कि कौन सी एज से आपको लगता है कि क्लिनिकल प्रेजेंटेशन या लेट्स से डायग्नोसिस हम कर सकते हैं, जहाँ पर पेरेंट्स को ये थोड़ा साइंस दिखने लगे कि हाँ, मे बी देयर इज अ प्रॉब्लम एंड वी मस्ट गो एंड सीक हेल्प फ्रॉम अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल? देखिए, it is difficult to distinguish from normal childhood behavior before age 4. Most of the time ये आपको early school years में दिखाई देगा, जब बच्चे को स्टडी के लिए concentrate या focus करने की ज़रूरत ज़्यादा है, and when the child is able to socialize and adapt, hopefully adapt to a classroom. अगर वो नहीं adapt कर पाता है, अगर वो socialization में उसके problem आ रही है due to this specific problem, then the parents need to be on the watch out. Right. So हम ये कह रहे हैं कि जब हमें ये clinical presentation में दिखने लगता है that the quality of academic, social and emotional functioning कहीं ना कहीं बच्चे की दिख रही है, जहाँ पर ये सारे चीज़ों के बारे में जो हमने बात करी, which is starting from inattention, which is one type, जहाँ पर बच्चे को सस्टेन्ड फोकस्ड अटेंशन में दिक्कत आती है। फिर हम ये देखते हैं हाइपर एक्टिविटी, जहाँ पर इट इज़ अ लिटिल मोर और क्वाइट मोर देन द नॉर्मल एक्टिविटी बिहेवियर, जो हम देखते हैं बिफोर द एज ऑफ 4 years। फ्रॉम स्टार्टिंग 4 years अगर हम देखते हैं कि बच्चे की हाइपर एक्टिविटी और इनअटेंशन की वजह से उनकी अलग अलग
लाइफ के एस्पेक्ट्स में एंड सेटिंग में अगर दिक्कत आनी शुरू हो रही है, सो यू कैन गो एंड रीच आउट टू अ मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट जस्ट टू हैव एन अंडरस्टैंडिंग इफ माई चाइल्ड इज हैविंग सम साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ इट. However, the diagnosis is still made by the age of 7 years as per DSM-5-TR. एंड इसलिए ज़रूरी है ये हम समझें कि कई बार ऐसा होता है क्योंकि हम इन टर्म्स के बारे में इतना ज़्यादा सुनते हैं, उनके साइंस, सिम्टम्स और कब उसके बारे में हमें एक मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के पास जाने की ज़रूरत है, उस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है. सो इस सेक्शन में हमने बात करी साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में, एक क्लिनिकल पिक्चर के बारे में. अगले सेगमेंट में हम बात करेंगे उसके क्या कारण हो सकते हैं, कॉजेज, एंड क्या ट्रीटमेंट हो सकता है और कैसे हम बच्चे को सपोर्ट कर सकते हैं.